नमस्कार। आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इम्पॉर्टेंट क्यों? क्योंकि हमें अपनी कुंडली में जो हमारे 9 प्लैनेट हैं एग्जैक्टली उनको ही फाइंड आउट करना होता है कि हमारी कुंडली में कौन से 9 प्लैनेट में कितने ठीक हैं, कितने खराब हैं। दूसरा, जो ठीक हैं खराब हैं इनको ठीक कैसे करना है। तो यहाँ पर ठीक करना तो एक बात का विषय है, बीमारी पकड़ में आनी चाहिए, सबसे ज़्यादा जरूरी है। और ये 9 प्लैनेट पकड़ में आते ही नहीं हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन। जब मैं एस्ट्रोलॉजी की स्टार्टिंग करी और लॉट्स ऑफ बुक्स जो है पढ़ी, तो मुझे ऐसा लगता था, अब से बात है कम से कम 30 साल पहले की, 15-16 साल की उम्र से एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा शौक लग गया था और बुक्स लगातार पढ़ता गया। देन बाद में कोर्स वगैरह किए, सब कुछ किया, वो एक अलग विषय है। मगर स्टार्टिंग में जब बुक्स पढ़ी तो देयर आर लॉट्स ऑफ योगा आई फाउंड कि मेरी हॉरोस्कोप में देखने को मिले। योगा की बुक्स वगैरह मार्केट में अवेलेबल थी कि 500 इम्पॉर्टेंट योगा चेक किए, चार्ट के अंदर जो है वो आपका हमारी कुंडली में वो आपका 20, 25, 30 मिल गए। तो सोचने लगे कि ये तो बहुत अच्छा चार्ट है मेरा। मगर लाइफ के अंदर जैसे जैसे इस बड़ी एक्सपीरियंस लिया तो जो परिणाम अपेक्षित थे कि ये महादशा आएगी, इसमें तो मज़ा आ जाएगा, मगर हुआ उसका उल्टा। अब क्यूरोसिटी बढ़ी कि ऐसा क्यों हुआ, रीज़न समझ नहीं आए। चलो अंतर्दशा चेक कर लेते हैं। ये महादशा ख़त्म हुई, 15-16 साल का पीरियड था। शायद अगले वाली जो है, ये 10 लोगों से बात करी, ये तो अच्छी जाएगी, 5-6 ने कह दिया। पहले मैंने भी कंसल्ट किए थे, तो 5-6 ने कह दिया कि ये अच्छी है, वो आज भी अवेलेबल हैं। तो मगर जब अच्छी नहीं गई और उसके अपोजिट रिजल्ट आए, तब सोच में ये आया कि कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। क्यों ऐसी रिजल्ट देखने को नहीं मिले जैसे कि बताए गए। तो खुद की रिसर्च स्टार्ट करी कि एस्ट्रोलॉजी में गड़बड़ नहीं है, कहीं ना कहीं बताने में गड़बड़ है या समझने में गड़बड़ है। कुछ ना कुछ फॉल्ट जो है वो हमारे में ही है, मगर एस्ट्रोलॉजी में फॉल्ट नहीं हो सकता क्योंकि ये तो ईश्वर की देन है। तो यहाँ पर आज आपको ऐसे इम्पॉर्टेंट कुछ रूल बताए जाएंगे जिससे आपको ये बात समझ में आ जाएगी, मेरी कुंडली के अंदर अगर ये प्लैनेट बैठा हुआ है जिसको मैं समझ रहा था कि ये राजयोग देगा, जो बहुत सारे राजयोग हैं वो आपकी कुंडली में बने हुए हैं और उनके परिणाम नहीं मिल रहे हैं, यानी कि प्लैनेट आपके गुड पोजीशन में नहीं है, वो बैड पोजीशन में है। अब बैड पोजीशन का कारण क्या है उसको समझना जरूरी है। तो यहाँ पर आज के जो इम्पोर्टेंट रूल हैं इसको आप समझ के एट ए ग्लांस, जब ये आपको एक जगह नोट डाउन कर लेंगे तो आप चार्ट को 50% एग्जैक्टली एनालाइज कर पाएंगे कि कौन सा खराब है और कौन सा शुभ है। और ये आप वर्षफल में भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि लगन चार्ट में भी और वर्षफल में, दोनों जगह अप्लाई करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि इस वर्ष पे कौन से प्लैनेट मेरे बैड हैं। क्योंकि लगन चार्ट तो आपके होल लाइफ को एक्सप्लेन करता है, मगर लाइफ के अंदर अप्स एंड डाउन जो है वो वर्षफल के अकॉर्डिंग सबके आते हैं। चाहे लगन चार्ट के अकॉर्डिंग किसी कुंडली के अंदर एक ए क्लास ऑफिसर या ए क्लास बिजनेसमैन का योग हो या सी क्लास का हो, मगर अप्स एंड डाउन हर एक के करियर में आते हैं, हर एक की लाइफ में आते हैं। कई बार दूर से वो महसूस नहीं होते, लगता है कि सामने वाला व्यक्ति तो बहुत ज़्यादा सुखद है, खुशी है, मगर मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो आपका सेक्रेटरी की पोस्ट पे काम कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर हैं, सेंट्रल मिनिस्टर के पीए वगैरह हैं, मगर उनकी लाइफ के अंदर एक उछाल था। तो जब उन्होंने कंसल्ट किया और कंसल्टेशन के बाद ये क्लियर हुआ कि ये व्यक्ति इस पोस्ट पे काम कर रहा है, तो मैं भी सरप्राइज था कि इसको कोई देख के ये कहेगा कि ये तो बहुत ज़्यादा सुखी व्यक्ति है, इतनी हाई पोस्ट पे है, इतना पैसा कमा रहा है, मगर देयर आर लॉट्स ऑफ चैलेंजेस इन हिज लाइफ। तो हमें उन चीज़ों को समझना है, समय रहते समझ के समय रहते ठीक कर लेना है।
ठीक किया जा सकता है, इसकी बात मैं पहले कर चुका हूँ कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पर आज बात करेंगे हाउ टू फाइंड गुड एंड बैड पोजीशन ऑफ प्लैनेट। अब अगर कुंडली के अंदर जुपिटर यानी कि बृहस्पति, ये कुंडली के हाउसेस हैं, 7th हाउस में प्लेस्ड है। अब यहाँ पे आपने हाउस की पोजीशन को चेक करना है। 7th हाउस में प्लेस्ड है तो कौन से प्लैनेट को खराब करेगा? वीनस को। वीनस क्या है? पैसा। वीनस क्या है? मैरिड लाइफ, लाइफ पार्टनर, गृहस्थी, इसमें कमी करेगा, औलाद। दूसरा, वीनस जो है अगर 11th हाउस में है, सॉरी जुपिटर 11th हाउस में है या 12th हाउस में है, दोनों में से कहीं भी प्लेस्ड है तो कुंडली में राहु खराब हो जाएगा, चाहे राहु कुंडली में कहीं भी बैठा हुआ हो। अब राहु को आप अशुभ मान के चलेंगे। अब कितना खराब है ये साथ में डिपेंड करेगा बुध के प्लेसमेंट पे भी, कि बुध भी अगर कुंडली में खराब है तो और ज़्यादा खराब हो गया, क्योंकि कोई प्लैनेट कितना शुभ है और कितना अशुभ है इसका फैसला केवल एक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता। मगर यहाँ पर आज जो बात बताइए ना, उससे आप ये समझ जाएंगे कि 50% तो एटलीस्ट खराब है ये। तो राहु खराब करेगा 11th हाउस में बैठकर या 12th हाउस में अगर बृहस्पति होंगे। दूसरा, सन, सूर्य की बात करें, सूर्य अगर 6th हाउस में होंगे तब ऐसे में सैटर्न जो हमारा कैरियर है उसको ये खराब कर देगा। मार्स, मंगल को शुभ कर देगा, यानी कि मंगल अब कुंडली में कहीं भी हो शुभ परिणाम देगा, और सैटर्न कुंडली में कहीं भी हो, कैसे भी बैठा हो, अब वो शुभ परिणाम नहीं देगा। सन अगर 8th हाउस में होगा तो मार्स को खराब करेगा। अब कुंडली में मार्स अशुभ परिणाम देगा। अब लॉजिक की बात नहीं करेंगे तो बहुत डिटेल हो जाएगा, मगर आपको एक बता देते हैं। देखिए 8th हाउस का जो कारक है वो कौन है? सैटर्न, और मालिक कौन है? मंगल। अब जो कारक होता है वो मालिक से ज्यादा यानी कि ऑनर से ज्यादा अपना उस हाउस पे इफेक्ट रखता है, प्रभाव रखता है। सैटर्न के घर में जब सन आके बैठ जाएंगे तो यहाँ पर ये सन और सैटर्न का कंजक्शन बन जाएगा। जब पीछे हमने कंजक्शन की बात करी थी तो वहाँ पे ये पॉइंट क्लियर किया था, इस पे वीडियो भी बना रखी है कि सन और सैटर्न इज इक्वल टू मार्स बैड। तो यहाँ पर ये कंजक्शन सन के साथ इनका कनेक्शन हो जाएगा, देन मार्स बिकम बैड। मून कुंडली में अगर 11th हाउस में है या 12th हाउस में है, 11th हाउस या 12th हाउस, तब ऐसे में केतु कुंडली में कहीं भी हो खराब। केतु किन चीजों का कारक है? औलाद का। बहुत सारी चीजें केतु के बारे में बताई थी। तो केतु जब कुंडली में खराब हो जाएगा तो उस आपके कुंडली में केतु कहीं भी बैठा हो, अब इसको ऐसे समझिएगा कि हमने हर प्लैनेट के ऊपर अलग अलग हाउसेस के ऊपर वीडियो बना रखी है। समझना सिर्फ ये है कि ये शुभ है या अशुभ है। अगर अशुभ है तो उसको ठीक कैसे करना है। अब अगर मून आपका 11th हाउस में है, 12th हाउस में है, केतु आपका कुंडली में कहीं बैठा है, सपोज कीजिए केतु आपका 9th हाउस में बैठा है। अब 9th हाउस का केतु जो है वो काफ़ी ज़्यादा शुभ परिणाम देता है, मगर जब हमने 9th हाउस के केतु के बारे में बात करी थी तो उसकी गुड पोजीशन के साथ साथ बैड पोजीशन की भी बात करी थी। तो यहाँ पर अब आप इजीली ये समझ जाएंगे कि अब केतु जो है कुंडली में 9th हाउस में बैड पोजीशन में आ गया, तो वहाँ पर बैड पोजीशन के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट बताए गए थे वो आपको देखने को मिलेंगे, और उसको ठीक कैसे करना है वो वहाँ पे बताया गया है। उसको जाके आप समझ सकते हैं कि ठीक करना कैसे है इसको। सेकंड, मून अगर कुंडली के 1st हाउस, 3rd हाउस, 8th हाउस, 1st हाउस, 3rd हाउस, 8th हाउस, इन हाउसेज में अगर प्लेस्ड है तो कुंडली में मार्स कहीं भी हो उसको ये ठीक कर देगा। अब मार्स यानी कि मंगल कुंडली में शुभ परिणाम देगा। क्यों देगा? 1st हाउस
यानी कि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से मंगल इस घर का स्वामी है, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 1 नंबर की राशि आएगी मेष राशि। 3rd हाउस साहस पराक्रम का है, राशि बुध की है, मगर यहाँ पर इस घर का जो कारक है वो मार्स है। और 8th हाउस इसका भी ऑनर क्या है, मार्स। तो मार्स के घर में उसका फ्रेंड मून जब आके बैठ जाएगा तो मार्स को अच्छा कर देगा मार्स। अब मंगल अगर कुंडली के 6th हाउस में होगा तब क्या करेगा, केतु को खराब कर देगा। केतु कुंडली में कहीं भी उसको बैड करेगा। और सन सूर्य कुंडली में कहीं भी हो उसको वो उच्च की स्थिति में ले आएगा। यानी कि सन अब कुंडली में कहीं भी प्लेस्ड हो, अपने अच्छे घरों में हो, खराब घरों में हो, किसी शत्रु, अब सन जो है अच्छा रिजल्ट देगा। वीनस कुंडली के अगर 9th हाउस में है, 9th हाउस में है तो 9th हाउस का वीनस 90% अशुभ परिणाम देता है, 10% कंडीशन में शुभ परिणाम देता है। तो ये मार्स मंगल कुंडली में कहीं भी हो उसको खराब कर देगा, मंगल बद बना देगा, बुरा। या वीनस कुंडली के 2nd हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, 12th हाउस, इन हाउसेस में कहीं भी हो तो ये जुपिटर को खराब करेगा। यानी कि कुंडली में बृहस्पति खराब हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। मरकरी कुंडली के 3rd हाउस में, 3rd हाउस में बैठ के मरकरी स्ट्रॉन्ग होगा तो मंगल को खराब करेगा। साथ ही 4th हाउस में अगर मरकरी आएगा तो यहाँ पर ये मून को हर तरह से खराब कर देगा। चंद्रमा कुंडली में कहीं भी हो अब वो अशुभ परिणाम देगा, उसको कमजोर कर देगा। मरकरी 2nd हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, 12th हाउस, इन हाउसेस में होगा तो जुपिटर खराब कुंडली में। सैटर्न 4th हाउस में, मून खराब। राहु कुंडली के 11th हाउस या 12th हाउस कहीं भी हो, जुपिटर खराब। राहु कुंडली के 6th हाउस में हो, 5th हाउस में हो, 9th हाउस में हो, 2nd हाउस में हो, जुपिटर खराब कहीं भी हो। केतु कुंडली के 11th हाउस में हो, मून खराब। 1, 3, 8 1st हाउस, 3rd हाउस, 8th हाउस में अगर केतु होगा तो यहां पर ये मार्स को खराब करेगा। 2nd हाउस में केतु होगा तो मून को कुंडली में खराब करेगा। और शुक्र कुंडली में कहीं भी हो, कैसा भी हो, उसको अच्छा करेगा। अब यहां पर ये जो पॉइंट है इसको आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, या जो लोग थोड़ा एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, लगातार वीडियोस वॉच आउट करते आ रहे हैं, वो इस बात को इजीली समझ जाएंगे। देखिए हमारा जो चार्ट है वो कालपुरुष कुंडली पे आधारित है। फिलहाल आप इसको ऐसे समझ के चलेंगे कि आपकी कुंडली में कोई भी राशि कहीं भी लिखी हो उसको भूल जाएंगे। ये हमारा 1st हाउस है और यहाँ पर 1 नंबर की राशि लिखते हैं। अब 1 नंबर की राशि के अकॉर्डिंग यहाँ जिस तरह नंबर लिखे हैं उसको आप डाल लें। अब उसके अकॉर्डिंग आप समझ लें कि यहाँ पर मेष राशि है तो ये घर मंगल का हो गया और यहाँ पर सूर्य उच्च का होगा, तो इस घर पे मंगल और सूर्य का कंट्रोल आ गया। एक रूल और रह गया, राहु अगर 1st हाउस में होगा तो सूर्य कुंडली में कहीं भी हो उसको वो ग्रहण लगा देगा, खराब कर देगा। तो 1st हाउस के अंदर अगर मंगल और सूर्य के एनिमी प्लैनेट बैठेंगे तो इनके फलों को खराब करेंगे। या आप ऐसे समझें कि जो भी कुंडली के हाउस हैं उसमें जो राशि लिखी है वो यहाँ पर 1 नंबर की राशि है तो मंगल है इस घर के मालिक, यहाँ पर शुक्र है 2 नंबर की राशि है, 3 में मरकरी है, 4 में मून है, 5 में सन है, 6 में मरकरी है, 7 में वीनस है। इस तरह ये जो राशि है इनके जो ऑनर हैं और साथ ही इनके जो कारक हैं, तो यहाँ पर जब इनके एनिमी प्लैनेट बैठेंगे तो उस प्लैनेट को कमजोर करेंगे
जिसके घर में बैठ गए, खुद भी खराब, दूसरे को भी खराब करेंगे। और अगर उनके मित्र ग्रह बैठ गए तो वो उसको सपोर्ट करेंगे। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये भी उठेगा कि यहाँ पर अगर एक रूल कह रहा है कि वो खराब कर रहा है, दूसरा रूल अच्छा कर रहा है, तब क्या करें? अब ऐसे में आप ये चेक करेंगे कि प्लैनेट का खुद का प्लेसमेंट कहाँ पे है। सपोज कीजिए कि मार्स के मून जो है वो 11th हाउस में है, वो केतु को डैमेज कर रहा है। केतु का खुद का प्लेसमेंट जो है वो आपका 12th हाउस में है, या 2nd हाउस में है, या आपका 9th हाउस में है, जहाँ पर केतु थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाता है। तो यहाँ पर केतु जो है थोड़ा खराब होने से बच जाएगा। मगर केतु का खुद का प्लेसमेंट भी अगर खराब है तो यहाँ पर केतु पे डबल मारा जाएगी। तो यहाँ पर ये जो रूल हैं इनको सबसे ज़्यादा समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप प्रॉपर रूल नहीं अप्लाई करेंगे तब तक आप उनकी एग्जैक्टली पोजीशन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। और जब तक आप नो के नो प्लैनेट की पोजीशन को एग्जैक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते तो फिर आप उसके लिए रेमेडी कैसे करेंगे? हमें करना क्या है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। लगन चार्ट चेक करना है, वर्षफल चेक करना है, कौन से ग्रह का टाइम पीरियड चल रहा है अकॉर्डिंग टू रेड बुक कॉन्सेप्ट। क्योंकि जब हम रेड बुक के अकॉर्डिंग बात करें तो कम्प्लीटली रेड बुक के अकॉर्डिंग कंसिडर करें। जब वैदिक के अकॉर्डिंग बात करें तो कम्प्लीटली वैदिक के अकॉर्डिंग कंसिडर करें। जब हमारे रेड बुक के ऑलमोस्ट टॉपिक ख़त्म हो जाएंगे तब हम वैदिक के अकॉर्डिंग चीज़ों को कैसे एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करेंगे उसकी भी बात करेंगे। तब आपको इतना ही मज़ा आएगा सीखने में, समझने में, जितना कि अब आपको आ रहा है। क्योंकि आपको प्रॉब्लम आ किस चीज़ से रिलेटेड रही है, या वर्षफल के अंदर आपने अपने जन्मदिन से 1-1.5 महीना पहले अपने वर्षफल को एनालाइज करना होता है कि इस साल क्या होने वाला है। पैसे की दिक्कत आने वाली है, अस्पताल के चक्कर लगने वाले हैं, घर में कोई मिस हैपनिंग हो सकती है, या औलाद को कष्ट आ सकता है, या बहन बेटी बुआ को, या पार्टनर को, या खुद को। तो आपने उस चीज़ को अपने वर्षफल स्टार्ट होने से लगभग 15-20 दिन, महीना पहले समझ के उसके अकॉर्डिंग रेमेडी करनी है। हालांकि आगे आपको ये भी बताएंगे टाइमिंग ऑफ इवेंट कि वर्षफल के अंदर अगर कोई घटना आपको दिखाई दे रही है तो वो घटना घटेगी कब, कौन से मंथ में। तो हमें जब वर्षफल स्टार्ट हुआ रेमेडी परफॉर्म कर दी कि इस साल हमें ये प्रिकॉशन रखनी है, ये रेमेडी करनी है। तो आपने जो अशुभ परिणाम थे उसका बचाव कर लिया, और जो ग्रह आपके अच्छे परिणाम देने वाले थे उनको आपने और ज़्यादा अच्छा करके उनके और ज़्यादा शुभ परिणाम ले लिए। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। एस्ट्रोलॉजी एक ईश्वर का दिया हुआ एक ऐसा शस्त्र है, विपन है, हथियार है, जिसका सही से इस्तेमाल करना अगर आपको आ गया तो 100% आप अपनी लाइफ की समस्याओं को समझ सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। और ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली टेस्टेड हैं। तो यहाँ पर आज हमने बात करी हाउ टू फाइंड गुड एंड बैड पोजीशन ऑफ प्लैनेट इन योर चार्ट। होप कि आपको समझ में आया होगा। कई बार आपको एक वीडियो को 1 से 2 बार समझना होगा, प्रॉपर चीज़ों को नोट डाउन करेंगे। या मैं कहूँगा कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, और सीखना सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आपकी हर एक की फैमिली में 2-4 लोग, 5 लोग होते हैं, सब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, किसका इफेक्ट किस पे जा रहा है, तो खुद को समझ में आना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। किस किस का चार्ट चेक कराएंगे, तो इसको समझना ज़रूरी है। एस्ट्रोलॉजी को हमारे यहाँ ये जो चीज़ें बताई गई हैं ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं, काम करती हैं। तो स्टार्टिंग से जो वीडियो है उसके अकॉर्डिंग आप नोट्स बनाइए, एक एक चीज़ को नोट डाउन कीजिए। 1 से 2 बार भी हो सकता है आपको सुननी पड़े, क्योंकि कई वीडियोज़ जो हैं वो एक बार में समझ में नहीं आती हैं। मगर आप उसको ध्यान से सुने, नोट डाउन करें, तो
ऐसा आप करते हैं तो निश्चित तौर पर अभी तक जितना करा दिया है, जितनी चीज़ें आपसे शेयर करी हैं, अगर आप इतना अभी तक कर लेते हैं तो 100% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो है 80% कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा कि हाउ प्लैनेट इज़ वर्क इन अवर लाइफ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।